प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका अपना स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए तृतीय वर्ष, और आज हम यूएनओ के अंगों पर चर्चा करते हुए आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सचिवालय नामक इसकी बॉडी है, निकाय है, उस पर चर्चा हम करेंगे। सचिवालय यूएनओ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा ही इसकी अंतर्राष्ट्रीय विशेषता है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग अपने अपने कार्यकाल के अनुसार सदैव बदलते रहते हैं, पर सचिवालय के साथ ये बात नहीं होती है। इसमें स्थायी सेवाओं के व्यक्ति काम करते हैं, फलतः ये एक स्थायी संस्था है जिसका काम निरंतर चलता रहता है। इसकी महत्ता के विषय में मैक्सवेल महोदय कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्व वाला अंग सचिवालय ही है, जो महासभा और सुरक्षा परिषद के नियतकालिक अधिवेशनों की वास्तविक, स्थायी एवं शाश्वत स्वरूप प्रदान करने में सहायता करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का केंद्र बिंदु है और इसके अभाव में संयुक्त राष्ट्र सूचना और सहयोग के केंद्रों से वंचित हो सकता है। तो कुल मिला के एक कंटिन्यूअस काम करने वाले अंग के रूप में ये कार्य करता है, और इसके जो सदस्यगण होते हैं वो स्थायी प्रशासनिक सेवाओं के सदस्य होते हैं, और एक तरीके से ये स्थायी जो अंतर्राष्ट्रीय जो सेवाएं हैं, इंटरनेशनल जो सर्विसेज हैं, उसका एक प्रतिरूप, एक पैटर्न जो है प्रदान करता है। पूरी सचिवालय व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। सर्वप्रथम हम इसके संगठन को समझने का प्रयास करेंगे। संगठन, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। इसका जो मुखिया होता है वो मुख्य सचिव होता है, और सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का एक प्रशासनिक अंग है। सचिवालय में महासचिव और अन्य कर्मचारी होते हैं। जो महासचिव हैं इनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। का मुखिया महासचिव होता है और इसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। महासभा द्वारा की जाती है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। वार्षिक वेतन जो मिलता है वो करमुक्त होता है। वह संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। महासभा द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार महासचिव सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद तथा आवश्यकता अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों के लिए आवश्यक कर्मचारी नियुक्त होते हैं। ये सभी सचिवालय के ही भाग होते हैं तथा इनकी नियुक्ति एवं सेवा शर्तें सर्वोपरि विचार, कार्यक्षमता, योग्यता और ईमानदारी के उच्चतम स्तरों पर की जाती हैं, और उनकी नियुक्ति में यथासंभव भौगोलिक आधार को भी पर्याप्त रूप से महत्व दिया जाता है। इस बात का उपबंध चार्टर में विशेष रूप से किया गया है कि न तो महासचिव और न ही कर्मचारी वर्ग किसी एक राज्य से अथवा संघ से बाहर किसी दूसरे अधिकारी से अनुदेश मांगेंगे और न प्राप्त करेंगे। नियुक्ति के पश्चात अपने कार्यकाल में सचिवालय के सभी कर्मचारी विश्व नागरिक हो जाते हैं, और वो केवल विश्व संस्था के प्रति ही निष्ठावान होते हैं, अपने किसी विशेष राज्य या संघ के प्रति नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सचिवालय का अत्यधिक विस्तार हुआ है। जहां राष्ट्र संघ सचिवालय में कर्मचारियों की अधिकतम संख्या 1000 से कम रही, वहीं संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में लगभग 10,000 कर्मचारी नियमित बजट के अंतर्गत नियुक्ति पाकर न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय और संघ के अन्य केंद्रों पर कार्यरत होते हैं। सचिवालय यूएनओ का एक वृहद प्रशासनिक तंत्र है जिसे 8 भागों में विभाजित किया जाता है। यूएनओ का एक बड़ा प्रशासनिक तंत्र है जिसे 8 भागों में विभाजित किया जाता है। सुरक्षा परिषद, संबंधी कार्य विभाग, आर्थिक विभाग, सामाजिक कार्यों का विभाग,
न्यास और स्वशासित क्षेत्रों में सूचना विभाग, सार्वजनिक सूचना विभाग, सम्मेलन तथा सामान्य सेवा विभाग, प्रशासनिक और वित्तीय सेवा विभाग तथा विधि विभाग। इस प्रकार 8 विभागों के तहत बंटकर के सचिवालय अपने कार्य को पूरा करता है। इसमें जो संगठन में मुख्य जो स्थान है वो महासचिव का है, और यूँ कहें कि महासचिव जो सचिवालय का महासचिव है वो यूएनओ का भी महासचिव हैं, यूएनओ का भी महासचिव है। और इस नाते प्रशासनिक क्षेत्र में सचिवालय पूरी व्यवस्था का केंद्र बिंदु होने के कारण और उसका मुखिया जो है महासचिव होने के कारण यूँ कहें कि एक तरीके से महासचिव का कद जो है यूएनओ में बहुत बड़ा है, अपने आप में स्वयंसिद्ध हैं। महासचिव यूएनओ की प्रमुख संस्था के शीर्ष बिंदु पर होता है और उसका कार्यालय भी शीर्ष बिंदु पर होता है। वह केवल सचिवालय का अध्यक्ष नहीं है अपितु संपूर्ण विश्व संस्था के कार्यों का सूत्रधार कहा जाता है। उसे सचिवालय का मुख्य संचालक भी कह सकते हैं, मुख्य संचालक भी कह सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि महासचिव केवल सचिवालय का महासचिव नहीं है, बल्कि उसके कार्यों की प्रकृति और उसके कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के कारण वह एक तरीके से यूएनओ का भी महासचिव बन जाता है, क्योंकि उसके कार्यों की प्रकृति ही इस प्रकार की है। तो निश्चित रूप से महासचिव का महत्वपूर्ण स्थान इस संपूर्ण व्यवस्था में है। हमें यहाँ पर एक बात स्मरण रखनी होगी कि राष्ट्रसंघ के निर्माताओं ने महासचिव को बहुत अधिक अधिकार प्रदान नहीं किए थे और वे अपने विवेक का बहुत कम प्रयोग करने के लिए अधिकृत थे। राष्ट्रसंघ में महासचिव को अधिकतर प्रशासकीय अधिकार उपलब्ध थे, किंतु द्वितीय महायुद्ध के अवसर पर जब नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की चर्चा होने लगी तब यूएनओ में अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव को व्यापक अधिकार दिए जाने का सक्रिय विचार किया गया। यूएनओ के अंतर्गत महासचिव की स्थिति तथा अधिकार राष्ट्र संघ के महासचिव से कहीं महत्वपूर्ण है। वह न केवल प्रशासनिक कार्य करता है वरन आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा परिषद के सामने ऐसे किसी भी मामले को ला सकता है जिसके कारण उसके राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भय उत्पन्न हो सकता हो। अपने इस अधिकार के आधार पर यूएनओ का महासचिव अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इसका जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि न केवल इसके अंगों का या इसके अधिकारियों का बल्कि यूएनओ का जो मेन मोटो है वो वर्ल्ड पीस और मेंटेनेंस है, वर्ल्ड पीस एंड मेंटेनेंस, विश्व शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। पूरी संस्था के सभी अंग और सभी अधिकारी इस बात को बढ़ाने का ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पर महासचिव जो है वो वर्ल्ड पीस एंड मेंटेनेंस के लिए सिक्योरिटी काउंसिल को किसी मकसद से निश्चित रूप से अपनी बात रिपोर्ट कर सकते हैं या किसी मुद्दे को जो है सिक्योरिटी काउंसिल के सामने ला सकते हैं जो उनकी नज़र में विश्व शांति को खतरा उत्पन्न करने वाला हो या ऐसा खतरा उत्पन्न हो गया हो। इसके आगे महासचिव के कार्यों का विवरण हम देखेंगे। कार्यों का विवरण, कौन कौन से कार्य महासचिव करते हैं, महासचिव कौन कौन से कार्य करेंगे। सबसे पहला कार्य तो इनकी पद की प्रकृति और इनके ऑफिस की प्रकृति से ही निकल रहा है और वो है प्रशासनिक कार्य या सामान्य प्रशासन, प्रशासनिक कार्य या सामान्य प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सामान्य प्रशासन या प्रशासनिक कार्यों के तहत महासचिव पूरे यूएनओ के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होने की हैसियत से महासचिव महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद आदि सभी की बैठकों में भाग लेते हैं और वह सभी कार्य संपादित करते हैं जो इन अंगों द्वारा उनको सौंपे जाते हैं। महासचिव संस्था के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट महासभा को प्रेषित करते हैं। वास्तव में महासभा का वार्षिक अधिवेशन महासचिव की रिपोर्ट पर बहस से ही प्रारंभ होता है। तो ये इनके प्रशासनिक कार्य, इनके अलावा तकनीकी कार्य भी करते हैं।
तकनीकी कार्य, कई सारे टेक्निकल वर्क जो है इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तकनीकी कार्यों में महासचिव चार्टर के अनुच्छेद 98 के अनुसार ऐसे अनेक अन्य कार्य करेगा जो उसे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा न्यास परिषद द्वारा सौंपे जाएंगे। इन अंगों द्वारा सौंपे गए तकनीकी कार्यों को भी महासचिव संपादित करता है। तकनीकी कार्यों में लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों पर अध्ययन, रिपोर्ट, सर्वेक्षण आदि शामिल हैं। तो तकनीकी कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा सचिवालय का प्रशासन, सचिवालय का प्रशासन न केवल पूरे यूएनओ में समन्वय बनाते हैं, बल्कि केवल सचिवालय का प्रशासन भी इनके प्रशासनिक नियंत्रण में होता है, क्योंकि ये सचिवालय के प्रमुख अधिकारी होते हैं और सचिवालय के प्रशासन का पूर्ण उत्तरदायित्व इन्हीं पर होता है। वह महासभा द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं और वित्तीय कार्य महासचिव द्वारा बहुत सारे वित्तीय कार्यों का उत्तरदायित्व भी निभाया जाता है। यूएनओ के बजट का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है अथवा नहीं, इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व महासचिव पर होता है। वह यूएनओ का बजट तैयार कराता है, जिसे बजट सलाहकार समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। विशेष उद्देश्य अभिकरणों तथा अन्य संबद्ध संस्थाओं के बजट पर भी उसकी नज़र रहती है। वह संयुक्त राष्ट्र की सभी निधियों का अभिरक्षक हैं और उनके व्यय के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार निश्चित रूप से महासचिव जो है वित्तीय कार्यों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रतिनिधित्वात्मक कार्य भी इनके द्वारा किए जाते हैं। प्रतिनिधित्वात्मक कार्य महासचिव द्वारा यूएनओ के लिए केवल एक ही महासचिव होता है, जो संघ के अभिकर्ता या एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। विभिन्न अभिकरणों एवं सरकारों के साथ वार्ताओं में वह संघ का प्रतिनिधित्व करता है और संघ की ओर से करार भी करता है, क्योंकि वहाँ पर प्रशासनिक जो किसी भी प्रकार का किसी अन्य विदेशी सरकार से, विदेशी संस्थान से जहाँ करार या समझौता करने की बात आती है, वहाँ भौतिक रूप से उपस्थित यूएनओ के महासचिव ही हो सकते हैं, क्योंकि अन्य देशों की राज्यों की सरकारें वहां अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है। यूएनओ की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाला जो अंग होता है या जो निकाय होता है वो महासचिव ही होता है। तो प्रतिनिधि के रूप में जब बात आती है तो यूएनओ महासचिव ही, या यूं कहें कि सचिवालय के महासचिव ही सामने आते हैं। इसके अलावा कई सारे राजनीतिक कार्य भी इनके द्वारा किए जाते हैं। राजनीतिक कार्य यूएनओ महासचिव अपने अध्यक्षीय कैपेसिटी में राजनीतिक कार्य करते हैं। चार्टर के अनुच्छेद 99 में कहा गया है कि महासचिव किसी ऐसे मामले की और सुरक्षा परिषद का ध्यान दिला सकता है जिससे उसके विचार में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बने रहने में संकट उत्पन्न हो सकता हो। इस शक्ति तथा कुछ अन्य कारणों से महासचिव संयुक्त राष्ट्र का प्रधान राजनीतिक अभिकर्ता बन गया है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की राजनीतिक भूमिका का इतना अधिक विकास हुआ है कि न केवल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत ये पद राष्ट्र संघ में इस पद की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली सिद्ध हुआ, वरन मॉर्गेनथाउ ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस प्रकार महासचिव संयुक्त राष्ट्र का एक प्रकार से प्रधानमंत्री ही बन गया है, क्योंकि मुख्य कार्यपालक शक्तियाँ और राजनीतिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और विदेशी संस्थाओं से करार अनुबंध करने के जो कार्य इनके हैं और सचिवालय के प्रत्येक अंग की बैठक में भाग लेना, अपनी रिपोर्ट महासभा को प्रस्तुत करना और यूँ कहें कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो संज्ञान में वर्ल्ड पीस एंड मेंटेनेंस के तथ्य को लेकर के आना, ये सारे कार्य, सारे अधिकार इस रूप में प्रयोग में लाए जाने लगे हैं कि वह निश्चित रूप से पूरे यूएनओ का एकमात्र निकाय के रूप में स्थापित हो गया है। तो निश्चित रूप से महासचिव की ये राजनीतिक भूमिका 3 दशाओं में विकसित हुई है।
प्रथम, उसे एक अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार कहा जाने लगा। दूसरा, वह अनेक अवसरों पर ऐसे प्रतिष्ठा रक्षक सूत्रों के रचयिता के रूप में सामने आया जिन्हें विवाद के विभिन्न पक्षों ने सम्मानजनक से रूप से स्वीकार करना संभव पाया। और तीसरे, उसे विश्व की आत्मा की आवाज़ का संरक्षक माना गया। विश्व की आत्मा या विश्व आत्मा की आवाज़ का संरक्षक उसे माना गया। तो ये सारे कार्य जो है निश्चित रूप से महासचिव की भूमिका या महासचिव की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। इनके अलावा एक और बिंदु के रूप में महासचिव की जो भूमिका है, महासचिव की भूमिका, उसका जो रोल है, उसका जो महत्व यूएनओ में दिखाई देता है, उस पर भी एक संक्षिप्त चर्चा हम यहाँ पर सारगर्भित रूप से करना चाहेंगे। और महासचिव का जो पद है उसकी महत्वपूर्णता अत्यंत है। उसे केवल प्रशासनिक कार्यों का ही निर्वहन नहीं करना पड़ता, अपितु राजनीतिक उत्तरदायित्वों को भी पूरा करना पड़ता है। और इस नाते महासचिव का कार्य उतना ही विशाल है जितना वह उसे बना सकता है। उस नाते उसका कार्य इतना ही विशाल है जितना कि वह उसे बना सकता है। उसकी भूमिका उतनी ही व्यापक है जितने कि उसे वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, जितनी कि उसमें योग्यता और क्षमता है। यदि प्रशासनिक कार्यों में उसकी भूमिका एक आरंभक जैसी है, तो राजनीतिक क्षेत्र में उसकी भूमिका मध्यस्थ, वार्ताकार और मतैक्य का निर्माण करने वाले एक बिंदु के रूप में, एक मुख्य पक्ष के रूप में है, एक समन्वयकारी एजेंसी के रूप में है। महासभा के अंतिम सत्र में महासचिव द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों का बहुत महत्व होता है, जिसमें उसका व्यक्तित्व झलकता है। और इसी रिपोर्ट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर उसके दृष्टिकोण व्यापक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति और घटना चक्रों पर प्रकाश डाला जाता है और अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने के सुझाव दिए जाते हैं। लियोनार्ड के शब्दों में, महासचिव की वार्षिक रिपोर्ट अमेरिकन राष्ट्रपति के संदेशों के समान प्रभावशाली हैं। महासभा में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों को महासभा में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों को तैयार करने में महासचिव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। और इस रूप में महासचिव जो है संपूर्ण संस्था के एक मुख्य व्यक्ति, मुख्य संस्थान, मुख्य पद के रूप में कार्य करते हैं। महासचिव के उपरोक्त हैसियत के कारण महासचिव के एक ऐसे प्रशासनिक मुखिया, राजनीतिक मुखिया, वित्तीय अधिकारी और एक समन्वयकारी, विभिन्न संस्थाओं के मध्यस्थ या विभिन्न राजनीतिक जो इकाइयां, जो सदस्य राष्ट्र हैं, उनके मध्य एक अभिकर्ता, उनके मध्य यूएनओ के मुख्य पैरोकार, और इन सारी हैसियत के कारण से उनको एक यूँ कहें कि खुला मंच मिला है, उनको खुला जगह मिली है जहाँ तक वह अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और प्रतिभाओं का प्रयोग करते हुए इस भूमिका को और लगातार बढ़ाने में सफल हुए हैं। और विभिन्न जो महासचिव अब तक हुए, उन्होंने इस परंपरा को बखूबी निभाया है और आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया है। यूँ कहें कि यूएनओ की जो कार्यविधि है, मुख्य रूप से इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रभाव उस पर पड़े बिना नहीं रहता है। इनकी व्यक्तिगत क्षमताओं, योग्यताओं और इनके अनुभवों का प्रभाव भी यहाँ पर निश्चित रूप से दिखाई देता है। तो इस रूप में यूएनओ महासचिव जो है निश्चित रूप में एक ऐसे अंग के रूप में सामने आए हैं जहां पर इस वैश्विक संस्था के जो सफल संचालन के रूप में जो आवश्यकता एक ऐसे तंत्र की महसूस की जा रही थी, उसको बखूबी निभाने का प्रयास यूएनओ महासचिव ने किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए बिंदु के साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।